हम लोग बात कर रहे हैं रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड्स की। लास्ट क्लास में हम लोग यहाँ तक पहुँच गए थे और हम लोगों ने बात की थी जो मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं वो कैसे रिएक्ट करते हैं और अपने आप को कैसे एक्सट्रैक्ट करवाते हैं अपने ऑक्साइड से, सल्फाइड से और कार्बोनेट से, ठीक है ना। तो हम लोग बात कर रहे हैं रिडक्शन ऑफ मेटल। होता क्या था, जब हम रोस्टिंग और कैल्सिनेशन करते थे और रोस्टिंग और कैल्सिनेशन में जो मेटल था वो अपने ऑक्साइड्स बना के खड़ा हो जाता था लास्ट में, अगर तुम्हें याद हो तो, है ना। तो अब क्या प्रॉब्लम आती थी, उसके मेटल ऑक्साइड को हम लोग कैसे अलग करें, उसको कैसे रिड्यूस करवाएं। उसको रिड्यूस करवाने के लिए कभी हम लोग कार्बन यूज़ करते हैं, कभी एल्यूमिनियम। ये लास्ट क्लास मैंने आपको बताया था, लेकिन ऐसा क्यों करते हैं आज थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। क्लियर है? कहते हैं रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विद कार्बन। कहते हैं ऑक्साइड्स ऑफ कंपैरेटिवली लेस रिएक्टिव मेटल्स लाइक जिंक, आयरन, टिन, लेड, निकल एंड कॉपर, ये लीस्ट रिएक्टिव है, ठीक है, आर यूजुअली रिड्यूस्ड बाय यूजिंग कार्बन। रिड्यूसिंग एजेंट ये कार्बन के साथ हो सकते हैं, क्यों? क्योंकि लेस रिएक्टिव मेटल्स हैं। क्लियर हुई? लेस रिएक्टिव है तो कार्बन इनको साथ आराम से इसको रिड्यूस कर देगा, ठीक है। और कैसे करेगा? यहाँ पे जिंक ऑक्साइड है, बहुत ज़्यादा हाई रिएक्टिव नहीं है मेटल, कार्बन के साथ ऑक्सीजन जो है इसका कार्बन मोनोऑक्साइड बना लेगा, वो चला जाएगा हवा में और जिंक रह जाएगा अकेला, और हमें यही चाहिए था, ठीक है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा हम कर रहे हैं, हो नहीं रहा। हुआ क्या था, जिंक सल्फाइड आया था जो हम लोगों ने ओर्स में से निकाला था, ठीक है। जब खान निकाली थी जिंक की, जो खान होती है, ठीक है, उसकी जो ओर होती है जिंक की, उसमें से हमने उसको निकाला था, जिंक सल्फाइड की फॉर्म में आया था। सल्फाइड की फॉर्म में आया था, मैंने रोस्टिंग करी थी उसकी, ठीक है, उसको इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हीट किया था स्ट्रांगली, तो वो फिर ऑक्साइड बन गया जिंक ऑक्साइड। अब जिंक ऑक्साइड भी मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो खाली जिंक चाहिए। सो यश, अगर मुझे जिंक चाहिए तो मैं उसको कैसे निकालूंगा? उसको कार्बन के साथ रिएक्ट करवाऊंगा। अब मुझे कैसे पता कार्बन के साथ रिएक्ट करवाना है? इसीलिए आप लोगों को रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विद कार्बन पढ़ा रहा हूँ। कार्बन को कब यूज़ करेंगे? जब हमारे पास लीस्ट रिएक्टिव मेटल हो, लाइक जिंक, आयरन, टिन, लेड, निकल एंड कॉपर। इन दैट केस वो रिड्यूस हो जाएगा और अकेला मेरे पास एक मेटल आ जाएगा। क्लियर है? और इस मेटल को हम लोग अब जो भी बर्तन बनाने बना, ठीक है, गैल्वेनाइजिंग करनी है, करो। आप लोगों ने मेट्रो देखी है? मेट्रो के ऊपर वो ब्लू कलर की शीट होती है, प्रोफाइल शीट बोलते हैं हम लोग उसको। मेट्रो की जो छत होती है प्रोफाइल शीट होती है, वो टिन नहीं होती, वो प्रोफाइल शीट आयरन की होती है। उसके ऊपर जिंक की कोटिंग करते हैं, ये जिंक की कोटिंग करते हैं, उसके ऊपर फिर ब्लू पेंट कर देते हैं, समझ ना। 15 साल तो मुझे देखते हुए हो गए, उसके ऊपर कोई जंग नहीं लगा, कभी भी लगेगा भी नहीं कभी। जब अगर मान लो कभी एक्सीडेंटली अगर वो ख़राब हो भी गया, पेंट ख़राब हो गया, तो नीचे तो जिंक है, जिंक भी उसको 25-30 साल अकेला चला सकता है बिना पेंट के, और पेंट लगाने से हमने उसकी प्रोडक्शन 10 टाइम्स कर दी। तो इसीलिए 250 ईयर्स, हाँ जी, अप्रॉक्सीमेटली वो ख़राब नहीं होगी उस समय। पहले गैल्वेनाइजिंग और उसके बाद फिर पेंटिंग, और पेंटिंग के ऊपर पूरा ध्यान रखता है वो मेट्रो। जैसे ही पेंट खराब होता है नया कर दे, चमका दे एकदम से, ये वो कभी खराब होगा ही नहीं। आगे देखो, कह ये रिड्यूस कब होंगे? लीस्ट रिएक्टिव, जब हम इसको कार्बन के साथ रिडक्शन के लिए डालेंगे। कार्बन इज एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। कार्बन यहाँ पे क्या है? और काम अच्छे से हो जाएगा। अब बात आती है तो एल्यूमिनियम किसको रिप्लेस करेगा? एल्यूमिनियम खुद बताओ, रिएक्टिव है, हाई रिएक्टिव में आता है, लीस्ट रिएक्टिव में आता है? हाई। अगर देखो तो चौथे 5वें नंबर पे आता है रिएक्टिविटी सीरीज में, ठीक है। केदार के नाथ का माली आर्य 5वें नंबर पे आ रहा है, चौथे 5वें बोला था, 5th नंबर पे आ रहा है। क्या लीस्ट रिएक्टिव है? नहीं। क्या मिड रिएक्टिव है? नहीं। अच्छा खासा रिएक्टिव है। तो ये किसको रिड्यूस करने आया होगा? समझो, एल्यूमिनियम इज यूज्ड एज अ रिड्यूसिंग एजेंट इन दोज केसेस वेयर द मेटल ऑक्साइड इज ऑफ कंपैरेटिवली मोर रिएक्टिव मेटल देन जिंक। एल्यूमिनियम से ज़्यादा रिएक्टिव मेटल को तो हम लोग रोस्टिंग और कैल्सिनेशन करते ही नहीं, उसके तो इलेक्ट्रिसिटी पास ऑन करवा देते हैं, ठीक है। जिंक से जो ऊपर वाले हैं, ठीक है, तो उनके साथ ये इजीली रिप्लेस करेगा, रिड्यूस करेगा। और कैसे करेगा? देखो, जैसे आयरन है हमारे पास, या मैंगनीज ऑक्साइड है। मैंगनीज ऑक्साइड जब एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करेगा तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन जाएगा, मैंगनीज अकेला हो जाएगा। और जैसे ही मैंगनीज अकेला हुआ, बस हमें ये तो चाहिए था। ऐसे ही सेम आयरन ऑक्साइड एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करवाया, एल्यूमिनियम ऑक्साइड अलग हो गया, आयरन अलग हो गया। अभी भी समझ नहीं आ रहा? नहीं आ गया, नहीं, मुझे नहीं आ रहा। तो रिएक्टिविटी सीरीज लिखते हैं, बोलना नहीं है।
ओके, ये जिंक है। अरे 2 बार कैसे आएगा? ठीक है, ये है ऊपर देख जरा, कह रहा है एल्यूमिनियम इज यूज्ड एज ए रिड्यूसिंग एजेंट इन दोस केसेस वेयर द मेटल ऑक्साइड इज ऑफ कंपैरेटिवली मोर रिएक्टिव मेटल देन जिंक। जिंक से ज़्यादा रिएक्टिव कौन है? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम अपने आप को थोड़ा रिड्यूस करवाने आएगा, ठीक है। और कौन रिएक्टिव है इससे ज़्यादा? फिर उससे वाले तो फिर ऊपर चले गए, ठीक है, ऊपर चले गए। लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए, इन्होंने जो रिएक्शन दिए मैंगनीज के और आयरन के दिए, मैंगनीज और आयरन के दिए, तो इसका मतलब ये अपने नीचे वालों को भी रिड्यूस करवा देता है, ठीक है। और उनसे भी सबसे नीचे जाने वालों को कौन रिड्यूस करवाता है? कार्बन। तो सर समझ नहीं आ रहा, आयरन तो यहाँ पे भी रिड्यूस हो रहा है, आयरन का ही यहाँ पे भी रिड्यूस हो जाएगा, है ना। तो ये इन्हें कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, इस एग्जाम्पल के बेसिस पे हम लोगों ने मेनली काम करना। आगे हम लोगों को होता है थर्माइट रिएक्शन। ये इंपॉर्टेंट था पहले, किसी 5-7 साल पहले इसके क्वेश्चंस बहुत आया करते थे, ठीक है। पिछले 5 साल से इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आ रहे, शायद अब टीचर इसके ऊपर फोकस करें, तो इसको अब ध्यान से देखना है क्या है। और इसकी ना लखमीर सिंह में डायग्राम भी दे रखा है थर्माइट रिएक्शन का, बड़ा इंपॉर्टेंट डायग्राम है। और क्या कहता है डायग्राम, जरा वो भी रीड करेंगे एक बार, है। थर्माइट रिएक्शन कह रहा है द रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड। रिडक्शन किसकी हो रही है? मेटल के ऑक्साइड की रिडक्शन हो रही है टू फॉर्म मेटल। किस लिए? मेटल बनाने के लिए। बाय यूजिंग एल्यूमिनियम पाउडर। एल्यूमिनियम पाउडर का यूज़ करा था अभी। मेटल ऑक्साइड को अलग से मेटल बनाने के लिए एल्यूमिनियम पाउडर का क्या कर रहे हैं? यूज़ कर रहे हैं। उस दौरान होता क्या है, बड़ी हाई अमाउंट ऑफ हीट निकलती है। हाई अमाउंट ऑफ क्या निकलती है? हीट, जिसकी वजह से हम इसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। लेकिन ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो हमने केमिकल मिक्स करने से बनाया है, हम लोग इसको अच्छे से यूज़ करते हैं। कैसे, उसको समझना, ठीक है। कहते हैं द रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विद एल्यूमिनियम पाउडर टू प्रोड्यूस मेटल। मेटल तो मिल गया, मेटल मिल गया, जो भी चाहिए था, अपना काम हो गया। आगे आर हाईली एक्सोथर्मिक। जब मेटल मिलेगा साथ में हाई अमाउंट ऑफ हीट मिलेगी हम लोगों को। अब इसका यूज़ क्या, बड़े ध्यान से समझना। अब रेल की पटरी देखी तुमने? देखिए, मान लें रेल की पटरी में आया बहुत मोटा क्रैक, मोटा ट्रैक है, क्रैक नहीं, पटरी छोड़ देती है अपने आप को, ठीक है। क्योंकि लंबी लंबी पटरी होती है, बीच में गैप तो हो गई। अब गैप वेल्डिंग से होता है। अब ये वो वाली वेल्डिंग नहीं होती जो हम लोग अपनी साइकिल और बाइक लेके पहुंच जाते हैं, कर वेल्डिंग इस पे, जो हमारे घर में अंकल वेल्डिंग वाले आते हैं, उससे नहीं हो पाएगा, ठीक है। उससे तो एक बार क्या, आधी बार ही इसका एक ही टायर चढ़ेगा ट्रेन का और वो वेल्डिंग खत्म। वो वेल्डिंग तो आप थोड़े से तोड़ सकते हो। तो सर अब ये कैसे होगा, ये कैसे होगा? अच्छा, ये पता है कि वो ट्रैक बने किससे? आयरन से। एक्चुअली प्योर आयरन से नहीं बने हुए, ठीक है। आयरन के किसी एलॉय से बने हैं, जो कि जंग नहीं लगते, ये नहीं लगते, वो सारी बातें होती हैं। अब प्रॉब्लम ये है हम लोगों को कि आयरन को इमीडिएटली किसी समय पे मेल्ट करना इज़ वेरी डिफिकल्ट। अब मेल्ट करना क्यों है? क्योंकि बेटा ये पतला से दिख रहा है, पतला होता नहीं है, इतनी बड़ी पटरी होती है, देखी होगी आपने, और उसकी थिकनेस इतनी मोटी है, थिकनेस इतनी मोटी, इतनी बड़ी पटरी, वेल्डिंग कैसे करेगा? नहीं हो सकती, ठीक है। हम लोग क्या कर सकते हैं उस समय पे, मेल्टेड आयरन एज अ स्टेंसिल लेके उसके ऊपर रख के उसके अंदर भर देते हैं। समझो, एक स्टेंसिल आता है, स्टेंसिल समझते हो? एक किसी शेप की चीज़, एक किसी शेप की चीज़, जैसे हम लोग आइस जमाते हैं घर में, ठीक है, कैसे करते हैं? मोल्ड्स आते हैं उसके, उसमें पानी डालते हैं, फ्रीज़र में डाल देते हैं, बन के बाहर आ जाता है। अब ऐसे ही उनके पास मोल्ड्स हैं, ठीक है, जो कि पटरी पे लगते हैं, जो कि गैप भरने का काम करते हैं। अब मोल्ड के अंदर पानी डालूँ, ठंडा हो जाएगा, आयरन डालूँ, इतनी हीट कहाँ से लाऊंगा फिर? समझ रहे हो? तो वो लोग क्या करते हैं, इसके अंदर डालते हैं आयरन ऑक्साइड, साथ में डालते हैं एल्यूमिनियम, हीट खुद ही हो जाता है, ठीक है। ये भी एक तरीका है वेल्डिंग करने का। अदरवाइज एक और तरीका है, हम कार्बन कंपाउंड में ऐसे पढ़ेंगे कि कैसे उसको हम वेल्ड करते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग वेल्ड कैसे होती है, ठीक है। ऑक्सी एसिटिलीन नाम का एक केमिकल होता है, जिसकी वजह से हम इसको बर्निंग इफेक्ट डालते हैं उसके अंदर। अभी के लिए कैसे वेल्ड हो रहा है समझ आई थोड़ी थोड़ी। अदरवाइज इसकी ना वीडियोस बहुत सारी अवेलेबल है यूट्यूब पे, जाके देखना। वो क्या करता है, एक स्टेंसिल लाता है, बॉइल्ड सा, मतलब गरम सा आयरन उसमें डालता है, फिर उसके ऊपर एल्यूमिनियम डालता है। एक्चुअली जो ये चाहिए होगा, ये भी उसको कैसे सॉलिड फॉर्म में चाहिए, ये भी सॉलिड फॉर्म में चाहिए, ठीक है। और आयरन जो निकलेगा लिक्विड फॉर्म में आएगा।
ठीक है, जैसे ही ये फोन में आएगा हम लोगों का काम हो गया। आई बात समझ? इसको भी थोड़ा थोड़ा सा पिघलाना पड़ेगा ना साइड वालों को, तभी तो एक साथ क्या बनेगा, इनका बोर्ड बनेगा। एक बार मैं इसको जहाँ रीड लिखा हुआ है बना हुआ है आपको दिखा भी देता हूँ। देख, अगर साफ साफ दिख रहा है तो एक बड़ी सी मशीन लगी हुई है, फर्नेस लग रखी है छोटी सी, किसके ऊपर, पटरी के ऊपर। नीचे लिखा हुआ है, रीड करते हैं, कहता है दिस पिक्चर शो थर्माइट वेल्डिंग ऑफ ब्रोकन आयरन ट्रैक। आयरन के जो पटरी होती है उसको जोड़ने के लिए द मोल्टन, मगर बहुत ही रेयर होता होगा ना, टूटती होगी। नहीं, डेली बेसिस पे काम है। लाखों किलो की ट्रेन जब पटरी पे चलेगी तो उसके क्या हालात होंगे, डेली बेसिस पे होते हैं रिपेयर मेंटेनेंस उसकी, रोज रोज होती है डेली। कभी कहीं की खराब हुई, कहीं की खराब हुई, कहीं खराब हुई। अपनी रेलवे लाइन भी तो बहुत लंबी है ना, हज़ारों किलोमीटर लंबी है, तो डेली बेसिस पे चलता है सब, नई बात नहीं है। ये नहीं है कि एक आज लगाया तो कल टूट जाएगा, वो नहीं है। हाँ, आज यहाँ का टूटा, कल वहाँ का टूटेगा, परसों वहाँ का। जैसे ठंड होती है तो ज़्यादा टूटने शुरू हो जाते हैं। क्यों? श्रिंक होती है ना, पटरी होती है, श्रिंक हो जाती है, छोटी हो जाती है। अब जब छोटी हो जाती है तो गैप ज़्यादा बन जाता है, फिर उसको वेल्ड करते हैं। अब जब गर्मी आती है वो फिर एक्सपेंड करती है, वो एक्सपेंड करके यहाँ से बाहर आ जाती है, फिर उसको काटते हैं, फिर वेल्ड करते हैं। तो लगे रहते हैं हम लोग, ठीक है ना। अपना मौसम ही ऐसा है, कभी गर्मी कभी सर्दी कभी बारिश। बारिश में तो कोई दिक्कत नहीं है। बारिश में दिक्कत आती है जंग लगेगी, इंक्लाइंड आती है, जंग नहीं लगती इस पटरी के ऊपर, ऐसा एलॉय बनाया हुआ जंग ना लगे। जब इंक्लाइंड होती है ना, मतलब हिली एरिया में ट्रेन को चलाने में दिक्कत आती है जब बारिश होती है। उसका भी जुगाड़ निकाल रखा है, क्या निकाल दिया? वो रेत फेंकते हैं टायर के पास, एग्जैक्टली टायर के पास रेत फेंकते रहते हैं बहुत थोड़े अमाउंट में। उससे क्या फ्रिक्शन हाई हो जाता है पटरी का और उसकी वजह से वो पटरी ऊपर चढ़ जाती है, मतलब ट्रेन ऊपर चढ़ जाता है पटरी से। अदरवाइज समझ ना, पानी है, पटरी एक पटरी और एक लोहे की दो चीज़ें, स्लिप ही तो मारेंगी। और क्या, तो उसमें मिट्टी फेंकते रहते हैं धीरे 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 धीरे। तो समझ जाएगा, जब तू समझदार होगा तब तो सब समझ आएगा। कीचड़ नहीं बनेगा। कीचड़ मेरे बेटा वो वाली मिट्टी नहीं होती, कोर्स सैंड होती है। लेंटर डलता है इससे, येलो कलर की आती है वो घर वाली, वो मिट्टी वो नहीं होती जो तू क्ले कह रहा है। क्ले सॉइल नहीं, कोर्स सैंड, जो कि बड़े बड़े रॉक्स को छोटे छोटे करके बनती है। लेदर से बनी जाएगी। आगे चलें। द मोल्टन आयरन formed from the reaction between the Fe2O3 and aluminum is run into a mold around the rail to be weld। अब ध्यान से समझो, हम लोगों ने क्या करा, उस मशीन को यहाँ रखा, उसमें ये दो चीज़ें डाली, तो क्या हो जाएगा, मेल्टेड आयरन निकलेगा। और मेल्टेड आयरन को अगर हम थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे तो क्या होगा, वो बॉन्ड बना लेगा, हमारा काम हो जाएगा। इज इट क्लियर टिल नाउ? यस सर।